सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम चेतना है। इन्होंने सवाल पूछा है दाम्पत्य कैसा है और विवाह कब होगा। लग्न में इनकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, सो इन्होंने सवाल पूछा है कि सूर्य कैसे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ग्रहण के बारे में भी कार्यक्रम आपको बना दिया है, अवश्य ही जाकर के देख लीजिएगा कल शाम के कार्यक्रम में। ऐसे सूर्य ग्रहण पे भी मैंने कार्यक्रम बनाया था, चंद्र ग्रहण पे भी बनाया है, जरूर ही देख लेना चाहिए। और प्लेलिस्ट अवश्य देखा करिए। बाकी जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो सब आपको एक बार अवश्य चेक कर लेना चाहिए। सभी बिंदुओं पे अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। अगर कर्क लग्न की कुंडली होगी तो व्यक्तित्व कैसा होगा। वो व्यवसाय करने में थोड़े चूक जाते हैं, हृदय से सोचने वाले होते हैं, तरल स्वभाव के होने के कारण तुरंत ही बदलाव इनमें देखने को मिल जाता है। किसी एक प्रकृति को बहुत ज्यादा देर तक उसको रेगुलराइज नहीं कर पाते, या फिर कई बार ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव के होने के कारण तुरंत तुरंत बदलता रहता है। वो फर्म नहीं हो पाता किसी भी एक विषय या एक नेचर पे। कर्क लग्न की जो प्रकृति है वो जल तत्व की राशि है, और जल जिसके सामने होता है, जैसे पात्र में रखेंगे उसी का आकार और उसी की आकृति वो पकड़ लेता है। ऐसा ही कुछ स्वभाव कर्क लग्न वालों का होता है। वो वस्तुतः बहुत ज़्यादा और काफ़ी हद तक सबसे पहले बहुत ही सरलता से अपना काम निकालना चाहते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा ना करना, समझौतावादी होना, सामने वाले के हिसाब से अपनी प्रकृति बदल लेना, अपने हिसाब से कभी भी किसी पे आरोपित न होना, कभी भी किसी पे अपना प्रभाव दबाना नहीं, जमाना नहीं। बहुत ही कोमल स्वभाव को रख करके कैसे किसी से काम निकालना है, ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक बड़ी अद्भुत बात है, बताऊं? बताता हूं। आशा इंग्लिश जी ने लिखा है, पंडित जी अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप ये नहीं कहते। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं। देखो जी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप ऐसा जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मत बोला करिए, क्योंकि इससे आपकी गंभीरता कम होती है। मुझे नहीं लगता कि गंभीरता, पता नहीं, मैं जब ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी को वो बताने के लिए ऐसा, पर ऐसे निकल जाती हैं चीज़ें। वैसा कोई टर्म आया नहीं, इस वजह से कभी बोला नहीं, पर आप बोल रहे हो तो बोल देता हूँ। एक बात बताओ, तो ये चीज़ कि लग्न के अधिपति अगर चंद्रमा बनते हों तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम को बना करके चलने वाला होता है, अपने आसपास के लोगों को खुश करने वाला होता है। प्रकृति उसकी हमेशा ही सबको संतुलित करने के पीछे होती है और बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करके सामने वाले को लाभ देना चाहता है। ये कर्क लग्न है। वस्तुतः चंद्रमा ब्राह्मण वर्ण के ग्रह होते हैं तो उनके अंदर ब्राह्मणत्व होता है। उनके पास सूर्य है, सरिता है, लक्षण है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, धर्म है, ग्रंथ है, स्मृतियां हैं, और साथ ही साथ मंत्र और उपासना भी है। ये कर्क लग्न है। जिसको पकड़ ले उसको बहुत ज्यादा दिन तक रख के रखता है, अपने हृदय में छुपा करके रखता है, और किसी के भी बारे में कोई भी दुर्भाव उसके दिमाग में नहीं रहता। इहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक सुखों के बारे में भी वो सोचता है। इस वजह से कई बार वो अपने व्यापार में नुकसान भी कर बैठता है, और इमोशनल होकर के अपनी मित्रता को सर्वोपरि मानता है। मित्रता को सामने अलग और अलग दृष्टिकोण से देखता है। हो सकता है तुला लग्न वाले और कर्क लग्न वालों में जब आप तुलना करेंगे तो तुला लग्न वाले और कर्क लग्न वालों में मित्रता सबसे ज्यादा जिनके अंदर बसी रहेगी, वो कर्क लग्न वालों में मित्रता ज्यादा रहेगी। वो पत्नी को प्रेम करते हैं, पत्नी को प्रिय मानते हैं, और बड़े ही ज्यादा निकृष्ट बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसा। अब बात समझने वाली है कि जब दशम स्थान में चंद्रमा बैठेंगे तो क्या होगा, और चंद्रमा से ठीक 4 घर आगे केंद्र में ही सूर्य बैठेंगे तो क्या होगा। यहां धन भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली के लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति को धनवान बना देता है,
और लग्न के अधिपति अगर दशम में बैठे हों तो व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। क्लियर है। यहां चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के 5 डिग्री के अवस्थागत वो व्यक्ति को समाज का प्रिय और समाज में उसके जो प्रभाव होते हैं वो बड़े ही विलक्षण होते हैं। प्रतिभा संपन्न, सबको अपनी तरफ आकृष्ट करना, किसी का भी शत्रु न बनना, अजात शत्रु होता है, कोई इसका शत्रु नहीं होता, सबका मित्र होता है और धर्म धुरंधर होने के साथ साथ आसानी से अपने पैरों पर जल्दी ही खड़ा हो जाने वाला, नौकरी ना मिले तो खुद की नौकरी उत्पन्न कर देने वाला। इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आती हैं या ऐसे ही जी जी की गर्दन हिलाते हैं? हाँ, समझ में आती होंगी। अब देखिए जरा इनकी कुंडली को, किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में अगर कृष्ण पक्ष का जन्म होता है तो व्यक्ति थोड़ा रौबदार बोलता है और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होता है, मतलब प्रभाव डालने वाला। और एक बात कि इनकी कुंडली में इनका जन्म श्रावण माह और आषाढ़ का है तो व्यक्ति निश्चल है, निष्कपट है और साथ ही साथ संन्यस्त है। ऐसा प्रत्येक स्थिति में एक जैसा, दुख और सुख में सम दुख सुख चिता एक जैसा रहने वाला। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के आत्मबल में कभी कभी कमजोरी देखी जाती है और दक्षिणायन में जन्मे होने से कभी कभी पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से अगर कभी कभी मन और चित्त परेशान हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं तो दिमाग में बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे विचार बनेंगे और उत्पादक क्षमता बड़ी अच्छी होती है। व्यक्ति जो भी कह देता है उस पर कई बार बड़ा ही बहुत ज़्यादा दिन तक कई बार टिक नहीं पाता या भूल जाता है, ऐसा भी है। रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति विलक्षण है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लड़ाकू है परिस्थितियों से और कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं होने देना चाहता। विपरीत परिस्थिति में कैसे लड़ा जाए इसका बल आपके पास है, मतलब ये आपके नेचर हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसे स्वभाव के हैं, अगर नहीं हैं तो बदल लीजिए और अगर इस तरीके के हैं तो इसको मेंटेन करके रखिए। आगे बढ़ के बता दूं, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से नौकरी के योग हैं और एक जैसे संतुलन में पैसे, जैसे लगातार एक जैसे धन के आने की स्थिति भी आपकी कुंडली में है। संतान उत्पत्ति इस कुंडली में कभी भी बाधित नहीं होगी। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें शुक्र के साथ और किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं, तो इस वजह से कई बार अंक कम मिले, रेगुलराइज नहीं होती, पढ़ाई में कभी कभी व्यवधान और यश कीर्ति मान सम्मान प्रभाव थोड़े विलंब से या देर से फ्लरिश करते हैं। कोई एक फांस गले में होती है, शूल योग, जहां व्यक्ति को एक दुख हो जाता है जो जीवन भर उसके साथ चलता है। इस वजह से बहुत ही सावधान, सतर्क और चपल नेत्रों से किसी को देखिएगा, किसी पे भरोसा नहीं। आप जातिका हैं बहन जी, यहाँ के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में मंगल के साथ 12 में बैठे हैं, अपने आप को जलाइएगा मत और बहुत ज्यादा किसी से घनिष्ठ प्रेम ना करिए। परमात्मा से प्रेम बड़ा आवश्यक है। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, देखो बात निकल गई तो अपने आप ही वो तकिया कलाम मेरा आ गया। बात बताऊं, बताता हूं क्या है। लोग कहते हैं आप लोग इंस्टाग्राम के बड़े मारे हो, किसी भी चीज के सकारात्मक प्रभाव से आपको प्रभावित होना चाहिए और उससे प्रभाव में आना चाहिए, पर नकारात्मक करने से पहले आप अपनी बुद्धि विकसित करिए। इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है वो जल्दी ही किसी को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया था, मेरी बहन की बेटी है, आचार्य प्रशांत को बहुत सुनती है पर वो किसी की बात नहीं सुनती और बड़ी जिद्दी हठी और बड़े ही कुतर्की हो गई है और किसी की बात नहीं सुनती। एक मेरे पास फोन आया था, सदगुरु जी के यहाँ एक लड़का जाने वाला था, महाराष्ट्र के वो दंपति, वो कह रहे थे कि मेरा बेटा सदगुरु के पास जाना चाहता है, वो दक्षिण भारत के जो हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि वो दिन भर उन्हीं को सुनता है। तो मैंने कहा मेरी बात कराइए। जब बात कराइए आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, वो बात भी उन्हीं के जैसा करता था, जैसे उनका जो है ना वो डव करके आवाज आती है वो, तो उसके ही डब जैसे वो उसकी आवाज भी, वो बोल भी रहा था तो वैसे ही। मैंने कहा ये कैसी मूर्खता है। आप अपना प्रभाव भूलो मत, हमेशा अपना प्रभाव आपको देखना है, पर निश्चित रूप से उसके प्रभाव में इतना ना बह जाइए कि आपका अपना प्रभाव खराब हो जाए। आप चाहे किसी को भी सुनते हो,
पर वस्तुतः आपको किसको सुनना है ये भी बड़े प्रभाव की बात है और बहुत ही समझदारी भरी बात है। आप किसी को भी नहीं सुन सकते, किसी को भी नहीं सुन सकते। तो कहने का अर्थ है कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना है और बहुत जल्दी किसी के आवेग और अभाव में प्रभाव में नहीं बहना है। मैं कहा था, भूल भी गया। तो कहने का अर्थ है कि हाँ, प्रेम और उस पे बात थी, एक बात बताऊं वाली पे। तो क्या था कि लोग कहते हैं कि प्रेम, जैसे इंस्टाग्राम, हाँ भाई, कि जिससे प्रेम करो उसके साथ विवाह करने का आनंद अलग है। अभी कल ही परसों एक किसी से मेरी बात हुई, बोले कि मैं प्रेम करता हूँ और इसके लिए कुछ भी गंगा जल को लेकर के हाथ में संकल्प लिया है, ये किया है, तमाम तरीके की बातें प्रेम से भरी हुई। मैंने कहा कि प्रेम संस्कार नहीं है, विवाह संस्कार है। विचार करिए, विवाह, चूड़ाकरण, गर्भाधान, नामकरण, सीमंतोन्नयन, इस पे संस्कार पे मैंने कार्यक्रम बनाए हैं। विवाह संस्कार है, प्रेम कोई संस्कार नहीं है। प्रेम एक प्रवृत्ति है जो आपको किसी के साथ लगा देती है, मिला देती है। वो प्रवृत्ति ही तो है जो सामने वाले के प्रति आपके लगावों का प्रदर्शन कर देती है, या फिर वो हो जाता है, वो भाव है। विवाह संस्कार है, इस वजह से संस्कार से युक्त होकर के और संस्कार को निभाना और उसका पालन करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। प्रेम जीवन में कभी किसी को होता है, कभी किसी को नहीं होता, और कई बार लोग इसके बंधन में बंध जाते हैं, कई बार मुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः प्रेम मुक्ति का मार्ग है, वो मुक्त कर देती है। प्रेम जिससे करते हैं उसके अतिरिक्त आपको किसी से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको मुक्त कर दिया। वो प्रेम अब किसी से आपको बंधन का कारण नहीं, प्रेम मुक्ति का कारण क्यों है? क्योंकि उसने आपको बाकी की चीजें, जैसे आपने 100 लोगों को देखा, उसमें से कोई एक से आपकी श्रद्धा लग गई, किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा लग गई, इसका मतलब है कि वो प्रेम आपको मुक्त कर बैठा है बाकी के लोगों से, है कि नहीं बात? अब एक में ही आपकी सारी दुविधा सुविधा सब यही है। लेकिन बात जब विपरीत के प्रति विवाह का होता है तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो आप उससे प्रेम करेंगे, पर वस्तुतः हमने उसको गलत आकार देकर के क्या बना दिया, हम जिससे प्रेम करेंगे उसी से विवाह करेंगे। ये कैसे संभव है? संस्कार है विवाह, प्रेम कोई संस्कार नहीं है। नहीं तो प्रेम संस्कार एक अलग होता। विचार करिए, एक प्रेम का संस्कार ही अलग बना दे जिसमें आपको सिर्फ प्रेम करने के लिए लोगों को चुनना होता है, पर ये तो स्वतः हो जाता है। तो जिससे प्रेम और उसी से विवाह, ये दोनों में भेद है। और शंकराचार्य जी की बात क्या है? 2 चीज को बचा लिया तो सबको बचा लिया, एक रोटी और दूसरी बेटी। रोटी कहां से कमा रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं, अपने धन कमाया तो किस तरीके से अर्जन करने का मार्ग क्या है, और उसको व्यय किया तो कहां पे, लूट घसोट से धन कमाया और जुआ और सट्टेबाजी और वेश्यावृत्ति में खर्च कर दिया। तो ये रोटी का वास्तविक अर्थ नहीं है, ना तो कमाने का और ना तो खर्च करने का। ठीक उसी तरीके से बेटी किसको दिया है और बेटी किसके यहां से ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और धर्म पालन आवश्यक है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि विवाह कभी भी प्रेम करने वाले से नहीं हो सकता। अलग बात है कि आप उत्कंठा में हैं तो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, वो गलत ही है। अब उसकी अलग अलग प्रकृति होती है, खैर वो बहुत बड़ी अलग एक विषय की बात होगी, पर ये वास्तव में ये भी बात है और इसको ही समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे व्यक्ति चंद्रमा से है तो उसको सबसे ज्यादा लोगों से प्रेम होगा, पद से प्रेम नहीं हो। और वो जब तक अपना काम ना करे, नौकरी है तो आप खुद का भी व्यवसाय कर सकते हैं, खुद की नौकरी भी आपकी कुंडली में उतनी ही मजबूती से उपस्थित है। आप मजबूत हैं और आपके अंदर दैव तुल्य जो होता है ना, एक गुण और गण है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा और निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रामाणिक है। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना लक्ष्मी संपन्न और हर तरीके से व्यक्ति के करियर को वेल एस्टैब्लिश रखता है। चंद्रमा से सूर्य के केंद्र में हो जाने से अधम योग बनता है। अधम योग बनता है जिसका अर्थ होता है, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था पहले, कि चंद्रमा से सूर्य का केंद्र में होना कई बार व्यक्ति को घुमंतु बनाए, घूम घूम करके काम करना सिखाए, इधर उधर भटकाए, बेवजह के कामों में उलझा करके रखे। बाद में बुद्धि खुलती है, व्यक्ति तब तक अपने आप को समझ नहीं पाता जब तक उसकी कई अवस्थाएं बीत नहीं जाती हैं। इस चीज़ पे ध्यान देने की बात है
क्योंकि आपकी कुंडली में बार बार लगातार एक ही गलती करने का दोष लगा है। तो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें, मित्रता जो कर रहे हैं उसमें, जिस तरीके का रूटीन आप जी रहे हो उस पे, कोचिंग क्लासेस, टीचर और इसके अतिरिक्त जो भी आपके आसपास है सबको रीचेक करिए कि कहीं आपने किसी के साथ गलत संबंध तो नहीं बनाए। संबंध का मतलब, गलत संबंध का मतलब गलत तरीका। जैसे आपने जो पढ़ाई के साथ संबंध बनाए हैं उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हैं या कुछ और भी पढ़ना है जो आप नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार आप वो नहीं पढ़ रहे होते जिसकी आवश्यकता है, कई बार आप उसके साथ वो कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करते जिसकी आपको आवश्यकता है। तो अपने लक्ष्य के आधार पे और लक्ष्य का जो निरूपण किया है उसके आधार पर आप उस पटरी पे जा रहे हैं कि नहीं, आपके जो वर्तमान रास्ते हैं वो आपके लक्ष्य तक कितना आपको पहुंचा रहे हैं, इसको चेक करना होगा। ये योग दुर्योग यही हमारे जीवन में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः बाबू रे ऐसा होने वाला है। तो बाबू की कुंडली में क्या लगा, चंद्रमा से सूर्य केंद्र में। अब चंद्रमा से सूर्य केंद्र में हो गए और लग्न में कर्क राशि बन गई, तो ये उभयचर योग हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है देवी, उभयचर योग लगने का अर्थ होगा घुमंतु, घूम घूम करके पैसे कमाना, कई नौकरियां बदलना और नौकरी पाने के लिए लालायित रहना और कई बार बहुत सारी जगहों पे यात्रा करना। तो ये आपकी कुंडली में है। अब ये अपने अनुकूल आप इसको बढ़ा और घटा और बढ़िया और खराब कर सकते हैं, पर अपनी परिस्थिति को हमेशा चेक करने की बारी आपके पास हमेशा रहेगी। हमेशा अपने आप को, अपने संबंधों को, अपने लोगों को, अपने निकटस्थ बैठे लोगों को चेक करिए कि वो आपके साथ कैसे हैं। क्लियर है। मंगल और शुक्र, शुक्र है भोग का कारक और मंगल जन्म कुंडली में निगेटिव सेंस में भी कई बार होता है और पॉजिटिव सेंस में भी होता है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के साथ जरा विचार करिए तो सप्तम भाव के दशम भाव के क्या बोलते हैं, दशम भाव के अधिपति के साथ चतुर्थ भाव के अधिपति, मतलब मंगल और शुक्र है ना, मंगल नहीं, हाँ मैं उल्टा घूम जाता हूं, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र मंगल एक साथ 12 में। तो दो केंद्र के अधिपति एक साथ बैठ गए और गौर करिए तो इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, गुरु की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए भाग्य और छठवें के अधिपति होते हैं। यहां पे व्यक्ति को चिरंजीवी बनाएंगे और साहसी बनाएंगे। एक बात और होगी कि व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र में गुरु का प्रभाव, लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव हो तो लग्न बलवान माना जाता है। लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि, योग कारक ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि और सुख भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि, साथ ही साथ इस कुंडली के व्यय भाव के अधिपति के ऊपर, बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि। अरे भाई जी, गुरु की दृष्टि यहां है चंद्रमा, तो लग्नेश के ऊपर पड़ गई, ये अच्छी बात हो गई। साथ ही साथ जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल के ऊपर सातवीं दृष्टि से गुरु ने देख लिया। इसका अर्थ होगा कि भाग्य का बल मिलेगा, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म, अध्यात्म और दर्शन रहेगा। और 12वें भाव और तीसरे भाव के अधिपति यानी कि व्ययेश और पराक्रमेश को षष्ठेश और भाग्येश ने देखा है, गुरु ने। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा और उसके पास आध्यात्मिकता हमेशा बनी रहेगी। गुरु का प्रभाव है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत और उनसे कैसे लड़ना है इसका एक दृष्टिकोण मिलेगा और व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलेगी। हाँ, रोगी नहीं बनने देंगे। योग कारक ग्रह और केंद्र में दो भावों के अधिपति एक साथ, अपने दाम्पत्य को शुरू करने से पहले अवश्य ही कुंडली मिला लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 12वें के मंगल मांगलिक भी बनाते हैं और शुक्र के साथ बैठ जाने से व्यक्ति को बहुत जल्दी किसी रिश्ते में पड़ने वाला भी बना देते हैं। वस्तुतः आपको अपने रक्त पे, वस्तुतः अपने उदासीनता पे, वस्तुतः अपने भोगीपन पे और वस्तुतः अपने व्यय पे, अपने मित्रों पे, अपने लोगों पे और अपने पति के साथ संबंधों पे विचार करने की बात होगी। आप अगर कभी किसी से विवाह करना हो, मिथुन राशि और मेष राशि और तुला राशि आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मकर राशि के लोग भी अच्छे रहेंगे और विवाह करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। विवाह आपकी कुंडली में ठीक होगा और आर्थिक विपन्नता नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना और इस भाव के अधिपति को देख लेना आपको कई बार नहीं कई बार सरकारी नौकरी का योग, किसी भी तरीके से कभी भी सरकार से असहयोग नहीं प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से निर्वहन करता है और उसका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। उसको रोगों से मुक्ति मिलती है और उसकी आयु अच्छी होती है।
धन भाव में 12वें भाव के अधिपति और पराक्रम का बैठना एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति नौकरी को त्याग करके अपने खुद का व्यवसाय भी आजमा सकता है। और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके पीछे तृतीय भाव के अधिपति के दूसरे भाव में जाने का कारण हो सकता है। और अगर नौकरी मिलेगी तो लग्न के अधिपति के दशम लग्न में सूर्य, ये सकारात्मक और व्यक्ति को थोड़ी सी चिंता व्यापने वाली और कई बार व्यक्ति को पेट से, दांतों से, बालों से और नेत्रों से संबंधित समस्या, नेत्र की ज्योति यहां कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है बाईं ज्यादा। द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में राहु का प्रभाव, द्वितीय भाव के अधिपति उच्चाभिलाष, तृतीय भाव के अधिपति गले में समस्या ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तृतीय भाव के अधिपति एकादशवें भाव के अधिपति अगर कमजोर होते हैं तो कान से संबंधित समस्या होती है। और शुक्र के ऊपर अगर पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति को नेत्र की ज्योति में कमजोरी देखी जाती है। क्लियर है। छठवें भाव के अधिपति छठवें में आपको आयु दें और साथ ही साथ पराक्रमी, हठी, जिद्दी, साहसी और गुस्सैल प्रवृत्ति दे देते हैं। मंगल और गुरु का एक दूसरे को देखना, कन्विंसिंग कैपेसिटी और समझने और समझाने की ताकत अच्छी, और साथ ही साथ इनकी दशा में विवाह होने के संकेत भी मिलते हैं। मंगल की दशा में और गुरु की दशा में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। अभी सूर्य की दशा है, थोड़ी बहुत हेडक मिलती है, रिश्ते आ रहे होंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और विवाह करने के लिए हाँ कह दीजिए। आप 1996 के हो गए हैं, वक्त हो ही गया है। 2022 के 12वें महीने से 19 दिसंबर से और भी अच्छे योग बनेंगे। आपकी राशि मेष की है, इसके पीछे ही गुरु जाएंगे, अब मीन में हैं, अब वो मेष में जाएंगे तो अब आपकी राशि पे आ जाएंगे तो विवाह का और भी माहौल तैयार होगा और आपका यश, कीर्ति, मान, सम्मान और पद और नौकरी आदि के योग भी बढ़ेंगे। क्लियर है। साढ़े साती वगैरह का तो प्रभाव आपकी कुंडली में अभी नहीं होने वाला है, परंतु फिर भी आपको बजरंगबली की पूजा हमेशा करते रहने की आवश्यकता है। शनि, राहु, केतु का प्रभाव इस भाव पे है, इस वजह से शिव जी की पूजा विशेष करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा के 3 बार पाठ की आवश्यकता भी बहुत है। दिशा आपके लिए वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम बहुत अच्छा रहे। वार दिन सोमवार का बहुत अच्छा रहे। धन कमाने के लिए आपको वायव्य कोण की तरफ बढ़ना चाहिए। राशियां आपके लिए वृषभ, मीन और वृश्चिक के साथ साथ तुला अच्छी रहेंगी। शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते इस वजह से, लेकिन पर 2 केंद्रों के अधिपति का एक साथ 12वें में बैठना कई बार विदेश गमन, बाहर और पिता के साथ संबंधों पे विचार करने, माता के स्वास्थ्य पे विचार करने और कई बार व्यक्ति के सामाजिक संतुलन को बनाने पे विचार करने की आवश्यकता है। मतलब जो समाज आपके पास है उसके साथ आपको कैसे रहना है ये दिमाग में स्ट्रेटजी बनाइए। क्लियर है, क्योंकि आप नहीं बनाते होंगे कर्क लगने के कारण। ये इतनी सी बात है। नक्षत्र में मृगशिरा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, विशाखा और धनिष्ठा कुछ कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहे। अश्विनी नक्षत्र में दान देने और दवाइयां ग्रहण करने से बचिएगा। और इस कुंडली के हिसाब से बुध का प्रभाव ठीक है, वाणी का प्रभाव ठीक होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी है, पर कभी कभी आपको अंक कम मिले और कई बार थोड़ी बहुत व्याधियों के साथ व्यक्ति का पेट आगे बढ़ता रहता है। ये भी बात है, पेट से संबंधित समस्या होती है। मंगल के साथ शुक्र होने से कई बार रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और कई बार रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। विवाह के योग अभी आ रहे हैं, अभी बताया मैंने, दिशा मैंने बताई उत्तर पूर्व, और धन कमाने के लिए बताया, राशियां बताई, नक्षत्र बताए, दिन बताए, संख्या आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया 7 है। सूर्य इस कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्न में और चंद्रमा से केंद्र में अधम योग बना रहे थे। विचार हमेशा करने की आवश्यकता है, बता रखा है। धन भाव के अधिपति लग्न में धन योग, पराक्रम के अधिपति तृतीय में, पराक्रम के अधिपति धन में। ये मेहनत करने के बाद व्यक्ति को धन मिलता है। मतलब ये संकेत ये दे रहे हैं ग्रह कि आप मेहनत करेंगे तभी आपको चीज मिलेगी, अन्यथा अगर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कार्मिक कुंडली भी हो सकती है क्योंकि शनि, राहु, केतु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली को कर्म प्रधान बना रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें, माता के स्वास्थ्य, हालांकि माता का सुख है पर माता के स्वास्थ्य में कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं और उनसे वैचारिक मतभेद न बने इसका ख्याल रखना चाहिए। हालांकि वो हैं अनुभवी, क्योंकि आप भी अनुभवी हैं, आपके पास जो जीवन का अनुभव मिलेगा वो माता से मिलेगा। उनके स्वभाव को लेकर के कभी भी कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। पंचम भाव के अधिपति 12वें, संतान उत्पत्ति में बाधाएं न हो, प्रेम जिससे करते हैं हो सकता है मिले या ना मिले, ऐसा संभव है, 50% का अंश है। गुरु बुध को देख रहे हैं, नारायण की भक्ति हमेशा प्राप्त होगी। और छठवें भाव के अधिपति छठवें में, दुश्मनों से, परिस्थितियों से विपरीत जो योगायोग बनते हैं उससे आपकी कुंडली थोड़ी सी सशंकित है, क्योंकि केंद्र में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो खराब तो नहीं है, पर वस्तुतः निश्चित रूप से गुरु केंद्र में नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि मंगल और शुक्र पे और गुरु की दृष्टि बुध पे हर जगह अच्छी है, कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है। शनि की दृष्टि यहाँ पराक्रमी और
कम्युनिकेटिव बनाए, और शनि की दृष्टि यहाँ पे नौकरी देने वाली बन रही है। क्लियर है। सातवें भाव और आठवें भाव के अधिपति कई बार, जैसे सातवें भाव मतलब दाम्पत्य में पति भाग्यशाली हो, पति के आने के बाद लाभ बढ़ता है और सुख की प्रवृत्ति बढ़ती है। पर व्यक्ति की कुंडली में कई बार अष्टम भाव से शनि का संबंध और अष्टम भाव पे बुध की दृष्टि व्यक्ति को चपल चंचल चालाक और गंभीर, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का जानकार और रिसर्चर बना देती है। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर स्थिरता के साथ सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त हो जाए। व्यक्ति को पति का प्रेम ज्यादा मिलता है और पति भाग्यशाली भी होता है। नवम भाव के अधिपति अपनी राशि में तो खराब नहीं है, भाग्य और धर्म और पूर्वजों का सुख मिलता रहे। पिता का स्वभाव और स्वभाव अगर थोड़ा क्रूर हो, हालांकि कोमलता से कभी कभी उनमें हस्तक्षेप बनते हैं, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। उनके स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना होगा। पति अच्छा है, पर पिता और माता, इनके स्वभाव और इनके स्वास्थ्य पे अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। दशम भाव ठीक बना है, सामाजिक दृष्टि से ये कुंडली हमेशा ही लाभदायक बनी रहेगी। एकादशवें भाव की स्थिति मंगल के साथ है और एकादशवें भाव के अधिपति 12वें में, जो कि जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट है। इस वजह से लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने बल पर चल अचल संपत्ति भी इकट्ठा अवश्य कर लेगा। लग्न में सूर्य थोड़ी सी चिंता, दांतों की बीमारी और पेट की समस्या देते हैं, पर लग्नेश पे गुरु की दृष्टि आपके लिए कई सारे मार्ग खोलेगी, क्योंकि दशमांश कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं जो 12वें के हैं। इस वजह से अगर बाहर विदेश जाना हो तो भी आप विचार कर सकते हैं। सूर्य और शनि का एक दूसरे को देखना, कभी कभी व्यक्ति को सामाजिक पद में सूर्य, राहु और शनि की दशाओं में कमजोरी देखी जाती है। कई बार आप पे जांच वगैरह भी कमेटी बिठाई जा सकती है। इस वजह से अपना काम हमेशा ही तेज से युक्त होकर के करिएगा और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य के मंत्रों का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए और कभी भी कभी इस कुंडली के आधार पर हमेशा ही आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। गले में अगर हो सके तो रक्त चंदन की माला या कम से कम मोतियों की माला भी धारण कर सकते हैं। इस आधार पर व्यक्ति को हमेशा ही शिव मंदिर का दर्शन और शिव जी को शमीपत्र वगैरह अवश्य अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद पुष्प की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। सूर्य को जल और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नवमांश कुंडली में बुध केंद्र में, इस वजह से दाम्पत्य में यहाँ पे भी मंगल शुक्र ठीक नहीं है, मतलब जो बिस्तर का सुख है वो प्रभावित ना हो और संबंधों में कटुतापूर्ण व्यवहार ना हो, क्योंकि शनि शुक्र केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बैठे हैं। चंद्रमा और शुक्र के कारण पति सुंदर और दाम्पत्य अच्छा मिलता है, पर थोड़े से कंफ्यूजन के साथ। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। मंगल उच्च का बैठा है, ऊर्जा बहुत अच्छी है। पति नौकरी करने वाला, ऊर्जा से, क्षेत्र से, तकनीक से, साजो सामान, सैन्य सामान आदि से संबंधित कारोबार करने वाला और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है कई बार ऐसे, पर वो प्रेम करेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे, 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 थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ रहेगी। अगर विवाह करना हो तो मैंने बताया है मेष, मिथुन और तुला सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्र पे चर्चा कर दूं। सूर्य 50% के साथ आपके साथ हमेशा बैठे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में बाल अवस्था के होंगे, इस वजह से उनको और भी ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता होगी। मंगल बहुत अच्छे हैं और हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। व्यय पे नियंत्रण रखिएगा। बुध आपकी कुंडली में चपलता करवा सकता है। सीखने का भाव बुध की दशा में रखिएगा। कभी भी अंतर प्रत्यंतर में भी बात करें तो अनुभव प्राप्त करना चाहिए। गुरु के बाद, बुध के बाद गुरु बहुत अच्छे हैं, संपूर्ण हैं और निश्चित रूप से वो आपको हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में कभी कभी आपकी पसंद को लोगों के पसंद से मैच मिसमैच में करवा सकते हैं। शनि राहु केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए कभी भी खराब नहीं जाएंगी। शनि की दृष्टि लाभ देगी। शनि की दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ निकटता देने वाली हो सकती है, पर कई बार आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली भी हो सकती है। और शनि की दृष्टि यहाँ पे मैंने बताया नौकरी वाली, और आलस्य भी कभी कभी शनि की दशा में बढ़ता है, ये बात है। और भी चीजें बता देता हूं, क्योंकि जिसकी कुंडली होती है उसको लगता है कि पंडित जी और कुछ बता देते हैं, बाकी के लोगों को तो लगता है कि क्यों देखें, पर जिसकी कुंडली है उसको बताना आवश्यक है। चंद्रमा, बुध और गुरु जिस स्थिति में बैठ रहे हैं आपकी कुंडली में, जैसे चंद्रमा, बुध और गुरु आपकी कुंडली में, गुरु का बल ठीक है, बुध का बल थोड़ा कमजोर और चंद्रमा का बल थोड़ा कमजोर होगा। इस वजह से निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करिएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले निश्चित रूप से विचार करिए। कोई भी निर्णय हो, कुछ सामान ही खरीदना हो, थोड़ा विचार करिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा है और वो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छे करेंगे। कन्या राशि के हैं, गुरु से केंद्र में हैं, मंगल की दृष्टि है, तो पराक्रमी और हठी बनाने के साथ साथ व्यक्ति को मेहनत के बल पे सब कुछ प्राप्त करने वाला बना देंगे। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में, शुक्र थोड़े से गड़बड़ कभी कभी हो सकते हैं, मंगल के कारण अपना प्रभाव निस्तेज कर सकते हैं, पर मंगल ठीक होगा। तत्व के आधार पर वो बहुत अच्छा बैठा है और निश्चित रूप से एकादशवें भाव के अतिरिक्त 12वें भाव पे मंगल का प्रभाव मांगलिक बनाने के साथ साथ चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध दशम भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को पद पे ले जाकर के बिठा देता है, ये भी मंगल है, और मेहनत करने का भाव ज्यादा बढ़ा देता है। ऊर्जा लगती है थोड़ी दिन, फिर उसके बाद आपको मिल जाती है चीजें। शनि और केतु का जो प्रभाव आपकी कुंडली में देख रहा हूं और साथ ही साथ सूर्य, ये सब ग्रह में से आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा बैठेंगे। शनि कभी कभी भाग्य में अवरोध पैदा कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली है। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में षडबल में मंगल, सूर्य, शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं और तात्कालिक मित्रता में सूर्य भी ठीक है, तात्कालिक मित्रता में चंद्रमा भी ठीक है, तात्कालिक मित्रता में शनि भी ठीक है, तात्कालिक मित्रता में बुध भी ठीक है, तात्कालिक मित्रता में गुरु का कोई संबंध है नहीं। तो ये सारे ही ग्रह, और देखो धन भाव का संबंध बना रहे हैं शुक्र। किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से आगे जाना अच्छा होता है, किसी भी भाव का अपने भाव में बैठना अच्छा होता है, और किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से 4 घर आगे जाना विशेषतया शुभ ग्रह होकर के अच्छा माना जाता है। दशम स्थान में चंद्रमा का संबंध उतना संपूर्ण नहीं होता, पर व्यक्ति को सामाजिक और बहुत ही ज्यादा सबके साथ मित्रता करने वाला अच्छा संबंध दिखा देता है। लग्न में सूर्य व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाले, तेज से युक्त, थोड़ी चिंता देने वाले, आदि व्याधि से युक्त रखते हैं। धन भाव में बुध का बैठना व्यक्ति को कोमल और साथ ही साथ थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति बना देते हैं, थोड़ी सी कंजूस प्रवृत्ति रहती है। ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। होरा कुंडली भी बना दूं, बता देता हूं। आपकी कुंडली के आधार पे अभी जो सूर्य की दशा है ये मेहनत करवाएगी, इसके बाद चंद्रमा की दशा भी मेहनत करवा के धन दे, मंगल की दशा भी मेहनत करवा करके धन दे, गुरु की मंगल के बाद राहु की दशा भी आपसे मेहनत करवाए, और उसके बाद गुरु की दशा बहुत आराम से बीत जाती है। और गुरु और शनि की दोनों ही दशाएं आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे, पर बाकी की इन दशाओं में आपको मेहनत करने पर भरोसा करना होगा। ये कार्मिक कुंडली है जहां व्यक्ति को मेहनत करनी ही पड़ती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।